नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने उत्तराखंड में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर जाहिर की चिंता। कहा, हादसों को रोकने के लिए कई विभागों के साथ मिलकर बना रहे हैं नीति। रोड एक्सीडेंट में आएंगी कमी। केदारनाथ उपचुनाव के रण में आरोप प्रत्यारोप के नए नए रंग। कांग्रेस और मुख्यमंत्री ने बोला जुबानी हमला। दिल्ली के गुराड़ी में केदारनाथ मंदिर और मुंबई में बद्रीनाथ मंदिर निर्माण का मुद्दा उठा। हाईकोर्ट ने चमोली में कनिष्ठ सहायक के स्वीकृत पदों और आउटसोर्स में भर्ती मामले पर सरकार से मांगा जवाब। आउटसोर्सिंग एजेंसियों की सूची भी मांगी। अगली सुनवाई 4 दिसंबर। लोहाघाट में सहायक महाप्रबंधक के लिखित आदेश पर 16 तारीख से होने वाले रोडवेज कर्मियों का आंदोलन स्थगित। कल हुई वार्ता के बाद संचालन पूर्व की तरह ही रहेगा जारी। उत्तराखंड में मौसम की आंख मिचौली। कहीं धूप तो कहीं धुंध। हरिद्वार में कोहरे के कारण विजिबिलिटी हुई कम तो पहाड़ों पर मौसम साफ। अभी भी नदारद है बर्फ। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले की केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को उपचुनाव होना है। मतदान से पहले कांग्रेस बीजेपी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों ही पार्टियों के दिग्गज एक दूसरे पर जुबानी हमला करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। शुक्रवार 15 नवंबर को एक तरफ जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने मोर्चा संभाला, तो दूसरी तरफ बीजेपी के दिग्गज और गढ़वाल लोकसभा सीट से सांसद अनिल बलूनी ने बीजेपी प्रत्याशी के लिए जनता से वोट मांगे। कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत के लिए मैदान में वोट मांगने उतरे हरक सिंह रावत ने इस केदारनाथ उपचुनाव को बाबा केदार की अस्मिता का चुनाव बताया। शुक्रवार को हरक सिंह रावत ने केदार घाटी की अगस्त्य मुनि से हुंकार भरी और बीजेपी को कड़े शब्दों में चेतावनी दी। तो वहीं गढ़वाल से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी ने भी बीजेपी प्रत्याशी आशा नोटियाल के लिए ओखीमठ बाजार में प्रचार किया। इस दौरान अनिल बलूनी ने कहा कि प्रदेश की धामी सरकार केदारनाथ धाम यात्रा को लेकर काफी चिंतित है। केदार घाटी के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होना है और साथ ही 23 को परिणाम आएंगे। दोनों ही पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। दोनों ही पार्टियों की क्या कुछ तैयारियां वहां पर दिख रही हैं? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के केदार घाटी में। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव इस क्षेत्र में चल रहा है और इस विधानसभा सीट की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 90,000 से ज्यादा यहां वोटरों की तादाद है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार आशा नौटियाल मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी महिला इकाई की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने बाकायदा पूर्व विधायक रहे हैं मनोज रावत को चुनावी मैदान में उतारा है। यानी भाजपा और कांग्रेस के इर्द गिर्द ही यहाँ का जो चुनावी समीकरण है वो कहीं ना कहीं दोनों दलों के बीच मुख्य कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। इसके अलावा आधा दर्जन से अधिक यहाँ पर और प्रत्याशी भी मैदान में है, जिसमें निर्दलीय भी है, यूकेडी के भी हैं और इंडिया गठबंधन के साथ साथ सीपीआई के भी हैं। कुल मिलाकर के केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में दिलचस्प जो हालात है वो दिखाई दे रहे हैं, राजनीतिक सरगर्मियां दिखाई दे रही हैं। और वहीं यहाँ
जो ऊंची चोटियां हैं वहां पर जो हो रही बर्फबारी है, जो चौखंबा है, जो मेरे पीछे आप देखेंगे चौखंबा है, बर्फबारी है, उससे जो पारा है वो लगातार गिरता चला जा रहा है या ठंड काफी बढ़ रही है। जैकेट बाहर निकल चुकी है, यानी सर्द मौसम और शीतलहर यहाँ चल रही है, लेकिन राजनीतिक पारा उतने ही उफान पर चल रहा है और उसका पारा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में तकरीबन तकरीबन 20 से लेकर के 30,000 जो वोटर हैं वो जिसके पक्ष में मतदान करेंगे, जीत उसकी सुनिश्चित हो जाती है। इसी 30,000 वोटर को कैप्चर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सबसे बेहतर बता रही है, कांग्रेस के प्रत्याशी अपने आप को सबसे बेहतर बता रहे हैं और लगातार बड़े नेताओं का आने का सिलसिला केदारनाथ विधानसभा में बदस्तूर जारी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी कुछ देर पहले यहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री, वर्तमान में भी सांसद हैं, वर्तमान में भी बड़े पदाधिकारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षक के तौर पर भी हैं, कैंपेनिंग स्टार प्रचारक के तौर पर अजय टम्टा यहां पर मौजूद थे। कांग्रेस के भी हरक सिंह रावत अभी कुछ देर में गुप्तकाशी में अपने प्रत्याशी मनोज रावत के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। खुद मुख्यमंत्री के आज 3 कार्यक्रम केदारनाथ विधानसभा में लगे हुए हैं। सुबह उन्होंने त्रिजुगी नारायण में पूजा अर्चना की, दर्शन किया, उसके बाद चोपता में अभी कुछ देर के बाद उनका कार्यक्रम होने वाला है, उसके बाद चंदन नगर में कार्यक्रम होने वाला है। यानी राजनीतिक सरगर्मियां लगातार बड़े नेताओं के दौरे से या चुनाव प्रचार कैंपेनिंग के दौरे से, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों ही दलों के राजनीतिक जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, वो एक दूसरे से वोट मांगने की अपील कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, लोगों से मांग रहे हैं और अपने आप को सबसे बेहतर बता रहे हैं। अब बात करते हैं मुद्दों की। उत्तराखंड के केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में मुद्दे हैं। यहाँ के तीर्थ पुरोहित पंडा समाज का सबसे बड़ा मुद्दा है। केदारनाथ में जो पुनर्निर्माण का काम हुआ है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ रोजगार सृजन का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है। ऑल वेदर रोड पर जो भूस्खलन के चलते लगातार यहाँ पे ट्रैफिक सिस्टम बाधित हो जाता है, उसको दुरुस्तीकरण करने का बड़ा मुद्दा है। स्थानीय व्यापारियों को उसका लाभ मिले, यहाँ कारोबार फले फूले। यहाँ पर जो सब्सिडी युक्त जो लोन दिए जाते हैं उनका जो नियमों का सफलीकरण है उसको लगातार किया जाए, बैंकों से जो दबाव बनता है उसको कम किया जाए। ऐसी मांगे तमाम स्थानीय लोगों की यहाँ पर है। ये तमाम मुद्दे यहाँ की फिजा में तैर रहे हैं। हर कोई चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस किसी में से भी अगर जो भी जीत कर जाएगा तो लोगों की समस्याओं को विधानसभा में उठाएगा और उन समस्याओं का समाधान करेगा। इस बात को लेकर के तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी बात को कह रहे हैं और उनको उत्तराखंड की जनता यानी केदारनाथ की जनता कह रही है कि जो हमारी मांगों को पूरा करेगा उसको हम वोट देंगे। अब सवाल आता है कि क्या मनोज रावत और आशा नोटियाल के बीच में किस प्रकार का माहौल है, ये दोनों में से कौन सा बेहतर है? दोनों ही विधानसभा में अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। आशा नोटियाल की बात करें तो 2 बार की वो विधायक रह चुकी है, मनोज रावत 1 बार के पूर्व विधायक रह चुके हैं। ऐसे में दोनों ही अपने आप को बेहतर बता रहे हैं। वही मुख्यमंत्री ने इस पूरे चुनाव कैंपेनिंग के दौरान बड़ी बड़ी जनसभाओं को किया है और लोगों को यह कहा है कि अगर आप यहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर भेजते हैं तो आपकी जो समस्याएं हैं, जो उनका सरलीकरण होना है, शिथिलीकरण होना है, विकास होना है, वो लगातार होगा। और केदार धाम के जो मॉनिटरिंग है वो खुद प्रधानमंत्री करते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से केदारनाथ की सीट सबसे अहम हो जाती है और कांग्रेस ने मनोज रावत को टिकट देकर के एक बार ये बताने का प्रयास किया है कि पूर्व विधायक रह चुके हैं, क्षेत्र की समस्याओं को समझते हैं, विधानसभा में कई बार उन्होंने आवाज उठाई है, भू कानून के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। ऐसे में अगर वो जीतते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को पटकनी देने के लिए कांग्रेस के पास सबसे बड़े जो इस तरीके से तुरुप का इक्का होगा वो मनोज रावत हो सकते हैं। और ऐसे में 2027 की नींव डालने का काम भी केदारनाथ से होगा। यानी कहीं ना कहीं ये चुनाव बड़ा रोचक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए, अपना आपको स्थापित करने के लिए, अपने आला कमान को यह बताने के लिए कि ग्राउंड पर वाकई में हमने कुछ किया है, या हम करने वाले हैं, या हम जो करेंगे जनता उस पर विश्वास करेगी। इसी के इर्द गिर्द यह चुनाव घूम रहा है। और कुल मिलाकर के 20 तारीख होगी, जो 20 तारीख आएगी तो घरों से जब मतदाता निकलेंगे, किस रूप में वोट करेंगे, किस तरीके से लोगों को यह पता लगेगा कि किसको हमें आगे भेजना है। और बहरहाल 23 तारीख जब मतदान के दिन के बाद जब 23 तारीख का दिन आएगा और उसमें जब परिणाम घोषित होंगे तो पता चलेगा कि आखिरकार जनता ने 20 तारीख को ईवीएम में किसकी किस्मत को कैद किया है। जी एसएन पंत, अगर एक नजर अगर दलित वोट बैंक पर भी डाली जाए, 14,000 की संख्या के लगभग यहाँ पर दलितों की संख्या बताई जा रही है, तो ऐसे में अगर दोनों ही पार्टियों की बात करें तो क्या कुछ उनकी तैयारियां हैं दलितों को अपनी तरफ करने के लिए? क्योंकि दलित वोट बैंक जो वहां पर है वो किसी भी उम्मीदवार की हार और जीत का बड़ा कारण बन सकता है।
बिल्कुल, देखिए केदारनाथ विधानसभा के अलग-अलग समीकरण हैं। यहाँ पर क्षत्रिय समीकरण भी काफ़ी हद तक पावरफुल रहता है, ब्राह्मण समीकरण भी पावरफुल रहता है। इसके अलावा हम पंडा समाज, तीर्थ पुरोहित की बात करें तो एक बड़ा धड़ा है, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी वोट करता आया है और कांग्रेस के पक्ष में भी वोट करता है। इसके अलावा अगर हम दलितों की बात करते हैं तो दलित का जो तबका है वो 10,000 से लेकर के 16,000 के बीच तक पहुंचता है। यानी ये एक निर्णायक फैक्टर जिसके पास ये वोट जाएगा, और ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को भी पता है, थिंक टैंकरों को भी पता है, और साथ ही साथ कांग्रेस के बड़े नेता भी इस बात को बखूबी मानते हैं। दोनों ही अपने तरीके से, अपने कार्यक्रमों के जरिए से उनको बनाने का प्रयास कर रहे हैं और अपने पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यहां तक कि संगठन के स्तर पर उनको दायित्व भी दिए जा रहे हैं, पदाधिकारी भी बनाया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा नजर उनके कामों पर रहे कि वो जिस काम को सरकार से कराएंगे या संगठन से कराएंगे या फिर आगे करने की उम्मीद करेंगे, तो उनको उस पक्ष में माहौल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस लगातार कोशिश कर रही है। अगर किसी भी एक ग्राम पंचायत का आप जिक्र करेंगे तो तकरीबन 200 वोट अगर वहां पर है, तो काफी अधिकांश गांव ऐसे हैं जहां पर 60 के करीब जनरल सामान्य वर्ग की वोट है, और उसके बाद अगर दलितों की वोट की बात करें तो 140 के करीब वो वोट बैठती है। उन्हीं 140 वोट को कैप्चर करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी लगातार दिन रात एक कर रही है, कैंपेन कर रही है, चुनाव प्रचार हो रहे हैं, और अपने दलित नेताओं को भी आगे किया जा रहा है, उन क्षेत्रों में भेजा जा रहा है, ताकि वहां पर बताया जा सके कि हमारी पार्टी या हमारी सरकार क्या कर सकती है, या हमारा प्रतिनिधि जीतता है, विधानसभा पहुंचता है, तो आपके लिए इन बातों का विकास किया जा सकता है। लोगों की जो मांगे हैं, लोग चाहते हैं कि जो केदारनाथ जो पुनर्निर्माण का काम है उसको तेजी के साथ किया जाए, चारधाम यात्रा जो चल रही है ऑल वेदर रोड को बहुत अच्छे से किया जाए, कटिंग का काम पूरा किया जाए, लोगों को होम स्टे में लोन दिया जाए, बैंक की गारंटी के तौर पर सरकार उनकी जवाबदेही तय करे, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा मुद्रा लोन मिले, लोगों को रोजगार मिले, लोगों को जो हॉर्टिकल्चर के जरिए, उद्यान विभाग के जरिए फल मिलना है, बीज मिलना है, वो सब्सिडी पर मिले, खाद सब्सिडी पर मिले, कृषि उपकरण सब्सिडी पर मिले, ताकि लोग किसानी और बागवानी कर सके। जो टैक्सी ट्रांसपोर्ट वाले लोग हैं, जो होटल इंडस्ट्री वाले लोग हैं, धर्मशालाएं वाले लोग हैं, उनको कम इंटरेस्ट पर बैंक लोन दे सके, सरकार इसकी व्यवस्था कराए या उनका प्रतिनिधि इसकी व्यवस्था कराए। लोग ये चाहते हैं रोजगार का सृजन हो, एक अच्छा अस्पताल इलाके में खोला जाए, डिग्री कॉलेज है, यहाँ पर इंटर कॉलेज है, उनको उच्चीकृत किया जाए, डिजिटल के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए, नेटवर्किंग को सही किया जाए। तो यहाँ ऐसे मुद्दे हैं जो लोग चाहते हैं, और लोग भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों से इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि जो जीतेगा इस बात को लेकर केदार घाटी में संपूर्ण विकास करने की पैरवी करेगा। जी एसएन पंत, देखने वाली बात होगी। 23 नवंबर के परिणाम ही अब सामने आएंगे, तब पता चलेगा कि दोनों पार्टियों में से किसके उम्मीदवार की किस्मत खुलती है। तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। उत्तराखंड परिवहन निगम के लोहाघाट डिपो के सहायक महाप्रबंधक धीरज वर्मा के द्वारा बीते दिनों यह आदेश जारी किया गया था। आदेश में रोडवेज के चालक परिचालकों को निर्देशित करते हुए कहा गया, लोहाघाट से टनकपुर के बीच के ढाबों में वाहन न रोकने, दिल्ली से रात्रि 8 बजे के बाद वाहनों का संचालन करने तथा टनकपुर बस स्टैंड में 15 मिनट से ज्यादा वाहन न रोकने के निर्देश दिए गए थे। सहायक महाप्रबंधक के इन आदेश से रोडवेज कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया था। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त मोर्चे के बैनर तले रोडवेज कर्मियों ने 16 नवंबर से आंदोलन की चेतावनी दी थी, लेकिन 15 नवंबर को वार्ता हुई, जिसमें सहायक महाप्रबंधक के द्वारा लिखित आदेश जारी करते हुए अग्रिम आदेशों तक संचालन पूर्व की भांति जारी रखने तथा मंडलीय प्रबंधक से वार्ता करने का आश्वासन दिया है। के लिए बुलाया गया है 25 तारीख को मंडलीय प्रबंधक संचालन टनकपुर द्वारा। उसके बाद जो है कि अगर हमारी मांगों का समाधान नहीं होता है तो उसके बाद हम अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। पहला तो हमारा जो रास्ते में गाड़ी सिंजाड़ी में रुकती है भोजन हेतु, उसमें मना किया था, और उसके बाद टनकपुर बस अड्डे में रुकने को मना करा। उसके बाद जो है कि बनमसौर खटीमा में 15 मिनट का टाइम दिया गया था, जिससे पैसेंजर हम नहीं मिल पाते हैं। सहायक महाप्रबंधक द्वारा जो 11 तारीख को एक आदेश दिया गया कि आपकी रोडवेज अपने डिपो की बसें टनकपुर में 15 मिनट से अधिक नहीं रुकेंगी, बनबसा में नहीं रुकेंगी। इनके अर्थात इनके द्वारा जो हमारे डिपो को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का जो कुछ चेष्टा की जा रही थी, उसके विरोध में इस डिपो के तीनों संगठन, रोडवेज कर्मचारी संघ परिषद, रोडवेज एम्प्लॉय यूनियन, रोडवेज कर्मचारी यूनियन के द्वारा संयुक्त बैठक कर दिनांक है। खबरों की तरफ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता जाहिर की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सड़क हादसों को रोकने के लिए विभिन्न विभागों के साथ मिलकर एक नीति भी बना रही है, जिससे सड़क हादसों पर कमी आए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा में हुए बस हादसे मामले में कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमने 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस पर इस
इसकी घोषणा करी थी कि इस प्रकार की जो हमारे यहाँ दुर्घटनाएं होती हैं उन दुर्घटनाओं को रोका जाए, उनमें पूरी तरह से जो है सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। वो नियमावली बनाई गई है और उसके अंतर्गत काम चल रहा है। डोईवाला से खबर है, जहां पर पोस्ट ऑफिस के पास अनियंत्रित होकर के सीएनजी गैस का सिलेंडर से भरा ट्रक पलट गया। डोईवाला स्थानीय पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड व विद्युत विभाग मौके पर पहुंचा। दोनों तरफ से आवागमन को रोका गया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस अलर्ट है, वहीं आवागमन पूरी तरह से ठप्प है। नीति बाणा जनजाति कल्याण समिति चमोली के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत फरकिया ने सांसद, राज्यसभा एवं प्रदेश अध्यक्ष भाजपा महेंद्र प्रसाद भट्ट से भेंट की। बता दें कि लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर कार्यालय द्वारा जनपद चमोली में भूटिया पड़ाव वेडू वंगड़ वीरही नामक स्थान पर न्यायालय के अतिथि विश्राम गृह की निविदा दिनांक 7 नवंबर 2024 को जारी हुई, जबकि उक्त भूमि सदियों से भोटिया पड़ाव जनजाति के संस्कृति, विरासत व परंपराओं को निभाने का मुख्य केंद्र बिंदु है। इस प्रकार की निविदाओं से जनजाति समाज की भावना, विरासत को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि सरकार पारंपरिक विरासतों को प्रचारित, प्रसारित व संरक्षित करने हेतु प्रयासरत है। वहीं राज्यसभा सांसद प्रदेश अध्यक्ष से उक्त प्रकरण में संज्ञान लेते हुए निविदा को निरस्त करवाने का आग्रह किया। देहरादून के ओएनजीसी स्टेडियम कोलागढ़ रोड देहरादून में आदि गौरव महोत्सव का आयोजन किया गया। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महोत्सव में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त प्रदेशवासियों को जनजाति गौरव दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर जनजाति गौरव दिवस को मनाया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि जनजाति क्षेत्र के लोग मुख्य धारा में शामिल हों। इस दिशा में केंद्र और राज्य सरकार कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर 2021 से इसको इस रूप में पूरे भारत के समक्ष लाया गया। इसके पीछे उद्देश्य था कि जितनी भी हमारी जनजातियां हैं, हमारे आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, जिनका समग्र विकास होना था, वो विकास और तेज़ी से हो। हर दृष्टि से हर क्षेत्र में जनजाति क्षेत्र के लोग, वहाँ के महिलाएं, नौजवान, उनका समग्र विकास होकर वह भी जो है मुख्य धारा में शामिल हो। इसलिए चाहे आवासीय एकलव्य विद्यालय देश के अंदर बनाने हो, चाहे उनके प्रशिक्षण करने हो, चाहे योजनाएं देनी हो, चाहे उस वर्ग से लोगों को आगे लाना हो। हमारे सामने उदाहरण है, हमारे देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि आदिवासी समाज से एक सामान्य परिवार में पैदा हुई महिला को आज देश के हम सर्वोच्च पद पर देख रहे हैं। हाईकोर्ट ने जिला पंचायत चमोली में कनिष्ठ सहायक के स्वीकृत पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती मामले में प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ ने अगली सुनवाई के लिए 4 दिसंबर की तिथि नियत की है। मनीष नेगी अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि मैं याचिकाकर्ता 10 से 13 वर्ष से अधिक समय से जिला पंचायत में सेवा दे रहा हूं। राज्य सरकार में कितनी आउटसोर्सिंग एजेंसियों को सूचीबद्ध किया है। अदालत ने सरकार से ऐसी आउटसोर्सिंग एजेंसियों की सूची भी मांगी है। अदालत ने पूछा है कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों के लिए नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण प्राधिकारी कौन है। सरकार से ये सवाल भी पूछे, क्या स्वीकृत पदों पर आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से भर्ती की जा सकती है। भारत नेपाल सीमा का विभाजन करने वाली महाकाली नदी के तट में स्थित नगरू घाट के नागार्जुन बाबा मंदिर में आयोजित मेले में श्रद्धा व आस्था का सैलाब उमड़ा। शताब्दियों से चले आ रहे इस मेले में जिलाधिकारी चंपावत नवनीत पांडे ने अपनी उपस्थिति देकर न केवल लोगों का उत्साह बढ़ाया, बल्कि उनके भविष्य की उम्मीदें भी उनके आगमन से बढ़ी। आजादी के बाद यहाँ के लोगों ने पहली बार किसी जिला अधिकारी को मेले में अपने बीच देखा। भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी ने इस वर्ष आपदा से क्षेत्र में हुए नुकसान का नजारा भी अपनी आंखों से देखा।
जिला पंचायत सदस्य प्रीति पाठक के प्रतिनिधि के तौर पर प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता मोहित पाठक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी को पूरे मेले एवं आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण करवाया। जिलाधिकारी ने लोगों से मेले के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा न्याय के देवता नागार्जुन बाबा के मंदिर में दर्शन पूजन कर जिले के लोगों की सुख शांति समृद्धि की कामना मांगी। साथ ही कहा कि आगामी वर्ष में यह मेला और भव्य व दिव्य तरीके से आयोजित किया जाएगा। जिलाधिकारी ने पासम डूंगरा लेटी सड़क को आपस में जोड़ने के साथ वहां मोटर पुल का निर्माण करने के अलावा आपदा से भई पैदल पुल का निर्माण करने की भी बात कही। देखिए, इस तरह के जो पारंपरिक मेले हमारे होते हैं ये हमारी ही संस्कृति को जीवित रखते हैं और इन्हें और व्यवस्थित और अच्छा वृहद करने का हमारा प्रयास रहेगा। यहाँ पे आज ये मेरा पहला अवसर था जब मैं आज इस पावन धाम पे आया हूँ और मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे जितनी भी जो भी व्यवस्थाएं और सुदृढ़ हो सकती हैं हम लोग उसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। इस क्षेत्र में इस वर्ष आपदा से भी बहुत कुछ क्षतिग्रस्त हुई है, तो जो भी हमारी यहाँ पे कुछ मार्गों की, कुछ पुलों की और कुछ अन्य अवस्थापना की जो डिमांड आई है उसको भी हम पूरा करना चाहेंगे और प्रयास करेंगे कि अगली बारी जब इस मेले का आयोजन हो तो उसको और बृहद स्वरूप हम दे सकें। हरिद्वार नगरी आज सुबह से ही घने कोहरे से ढकी रही। शहरों की सड़कों पर दृश्यता इतनी कम हो गई कि वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर के वाहन चलाने पड़े। कोहरे के कारण स्कूली बच्चे, अभिभावकों और कामकाजी लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा। कोहरे के कारण हरिद्वार देहरादून हाईवे सहित शहर की अन्य सड़कों पर वाहनों की रफ्तार बहुत धीमी हो गई। वहीं कुछ स्थानों पर वाहनों की लंबी कतारें भी देखने को मिली। मौसम में ठंड और बढ़ने के कारण सुबह काम पर जाने वाले लोग और स्कूली बच्चे ठिठुरते नजर आए। इसी को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से ठंड लगातार बढ़ रही है, लेकिन आज घने कोहरे ने हालात और कठिन बना दिए। वहीं कोहरे और ठंड का असर बाजारों में भी दिखाई दिया। जहां लोग देर से पहुंचे, वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक कोहरे का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि धुंध बहुत बढ़ चुकी है, जिससे कि वाहनों की लाइट जला के चलना पड़ रहा है, जिससे कि मतलब एक्सीडेंट वगैरह के भी बहुत खतरे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे इतनी धुंध बढ़ चुकी है कि लोगों को दिख नहीं रहा है, वाहन चलाते हुए भी गाड़ी की लाइट खोल के जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं इधर धुंध हो रही है जी। यहाँ पे ऐसे में देखो धुंध में जैसे कि दिख नहीं रहा है, तो इस प्रकार आपको गाड़ी वाहन धीरे चलाने की जरूरत है। जो बढ़ रही है उससे बहुत दिक्कतें आ रही है, मतलब लोगों को चलने में बहुत दिक्कत आ रही है और जो ये गाड़ी चलाते हैं, बाइक, ट्रक, कार, इन सबको और ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है क्योंकि कुछ दिखाई नहीं देता है। इसकी वजह से बहुत सारे हादसे होते रहते हैं। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।